नमस्कार, मैं हूं शालिनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं स्टेट बुलेटिन। रुक करते हैं खबरों की ओर। मणिपुर के हालातों को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर का दौरा कर रहा है और जिस पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए इसे दिखावा बताया था, जिसको लेकर सीएम बघेल ने पलटवार किया है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा, अगर वह एक समिति बनाते हैं और इसे छत्तीसगढ़ भेजते हैं तो ये ठीक है, लेकिन अगर इंडिया मणिपुर जाती है तो ये सिर्फ दिखावे के लिए है। उन्हें राज्य में शांति बहाल करनी चाहिए। 90 दिन हो गए हैं और मणिपुर जल रहा है, लेकिन डबल इंजन सरकार इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। वह बहाने ढूंढ रहे हैं। ये केंद्र सरकार की और विफलता को दर्शाता है। अगर चीन ये चीजें कर रहा है तो ये भारत सरकार की विफलता है। मैं देख रहा था हमारे सांसद फूलोदेवी ने काम के जो बयान उसे देख रहा था, बहुत भयावह स्थिति। हालांकि मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लेकिन जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। और अब आएंगे तो फिर वो प्रेस से भी बात करेंगे और संसद में भी बात होगी, तो दोनों होगी तो आपकी जानकारी में दिखावा करना है इसे। यदि वो दिखावा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कमेटी बनवाना चाहते क्यों? मतलब वो कमेटी बना के छत्तीसगढ़ में जाए तो ठीक है, और यदि इंडिया यदि टीम बना के चल दे तो दिखावा है, और वहां तो स्थिति ठीक कर लेना। अभी भी 90 दिन हो गया है, मणिपुर जल रहा है और उसको रोकने की डबल इंजन सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। अब वो बहाने ढूंढ रही है, वो चीन का, इसका, उसका। मतलब ये है कि आप सुधार नहीं सकते तो दूसरे पर दोष मत दो। छत्तीसगढ़ के कई जिले आज़ादी के 75 साल बाद भी कई बुनियादी चीज़ों से महरूम हैं। इनमें से कई जिले ऐसे भी जहां वर्तमान समय में बैंकिंग सुविधाएं भी नहीं पहुंच सकी हैं। वहीं अब छत्तीसगढ़ सरकार ने दूर दराज इलाकों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैंक सखी योजना सभी जिलों में लागू किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के बलरामपुर जिले में सुदूर इलाकों में बैंकिंग सेवाएं शुरू की गई हैं। बैंक सखी योजना शुरू होने से इससे जुड़ी महिलाओं को रोजगार से जुड़ने में सहायता मिली है, तो वहीं पेंशन, मजदूरी, सरकारी योजनाएं सहित दूसरे कामों के लिए लोगों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बैंक सखी योजना के तहत ये सुविधाएं उनको अपने गांव में ही मिल जाएंगी। वहीं बैंकिंग सेवा शुरू होने को लेकर जिला पंचायत CIO रैना जमील ने कहा कि बलरामपुर में कई दूर दराज के इलाके हैं। उन्होंने कहा कि यह बैंक सखी योजना के तहत एक बैंक सखी लगभग 3 से 4 गांवों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही है। इस योजना से जुड़ी महिलाएं ये सुविधाएं उनके घर के दरवाजे तक पहुंचाती हैं। जबलपुर के मडोताल थाना अंतर्गत स्थित ISBT में उस समय हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई जब यहां खड़ी 3 बसों में आग लग गई। आग की तेज लपटें उठती देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। लोग दहशत में पानी, रेत सहित अपने अपने स्तर से आग बुझाने की मशक्कत करते रहे, लेकिन आग बेकाबू होती गई। आनन फानन में नगर निगम के दमकल विभाग को सूचना दी गई है। जब दमकल कर्मी पहुंचे तब तक एक बस में आग ने विकराल रूप ले लिया। दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खड़ी एक बस जलकर खाक हो चुकी थी। आग लगने का मुख्य कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। वहीं एक साथ 3 बसों में आग लगना संदेह के घेरे में भी आता है। फिलहाल जांच के बाद ही कारण सामने आएगा। करीब रात में बसों में अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें हमारे दमकल वाहन को 3 वाहनों को भेजा गया, जिस पर आग पर काबू पाया गया, जिसमें एक बस में क्षतिग्रस्त हुई है। बाकी मतलब वहाँ पे 3 बसों का सुनने में आया था, लेकिन एक बस में आग लगी थी जिसको बुझाया गया, काबू किया गया, और जिसमें 3 गाड़ी पानी लगे। क्या जानकारी लगी थी, किस वजह से लगी आपको? इसकी जानकारी अभी शॉर्ट सर्किट, गाड़ी में शॉर्ट सर्किट से मतलब अंदाज़न लगाया गया है। बाकी आगे जांच पे पता चलेगा। समय रहते काबू पा लिया गया था आग में 3 गाड़ी।
महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में उन्होंने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया था। इस पर उनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ। कांग्रेस भिड़े के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, जिस पर अब खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सफाई दी है। देवेंद्र फडणवीस ने सफाई देते हुए कहा, मैं संभाजी भिड़े के बयान की निंदा करता हूं। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं। उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के अग्रणी नेता के रूप में देखा जाता है। उनके खिलाफ इस तरह का बयान अनुचित है। लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और राज्य सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी। महात्मा गांधी का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर में बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर मुंबई ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल है। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी है। गोलीबारी की ये घटना वापी से बोरीवली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। मीरा रोड बोरीवली के बीच जीआरपी मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीवली पुलिस स्टेशन में लाया गया। दोनों ही आरपीएफ कर्मी ऑन ड्यूटी पर थे और ऑफिशियल काम से मुंबई आ रहे थे। आरोपी जवान ने अपनी सर्विस गन से फायरिंग की। घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई है। ये घटना आज सुबह 5:02 पर ही घटी है और आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई टीकाराम पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गए। वहीं डीसीपी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के संदीप वी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था। पटियाला में सेंट्रल वाल्मीकि सभा द्वारा अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन को मांग पत्र दिया गया। सभा के मेंबर दर्शन सिंह ने बताया कि पिछले समय में सरकार ने एससी कमीशन के मेंबरों की कमीशन से संख्या घटा दी थी। उनके कार्यकाल का समय भी 6 साल से 3 साल कर दिया था। तभी हमारी सभा द्वारा इसका विरोध किया गया, लेकिन अब पंजाब सरकार द्वारा 26 जुलाई को एक नया फरमान जारी कर एससी कमीशन के 4 मेंबरों को हटा दिया गया है, जो सीधा हमारे वर्ग के साथ धक्काशाही है और हम पंजाब सरकार के इस फैसले का विरोध करते हैं। वहीं इस मौके पर अपनी शिकायत लेकर आई वीरपाल कौर ने बताया कि 2016 से उसके सियासी भेदभाव के कारण पुलिस ने उनके मामले में एफआईआर दर्ज की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की हुई है और हमारे वर्ग की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। मैडम आज ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮੀਕ ਸਭਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਏਡੀਸੀ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੇਜਾਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਹਟਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। लुधियाना के समराला में मणिपुर में दलित समुदाय की महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान विभिन्न संगठन के लोगों ने मार्च करते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की थी। अधिवक्ता शिव कुमार कल्याण के नेतृत्व में निकाले गए इस मार्च के दौरान एडवोकेट सुखपाल सिंह पाली और कॉमरेड भजन के अलावा कई लोग मौजूद रहे। विरोध मार्च को संबोधित करते हुए अधिवक्ता शिव कुमार कल्याण ने कहा कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है, तब से गरीब दलित वर्ग पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है। कॉमरेड भजन सिंह ने कहा कि मणिपुर में दलित समुदाय की महिलाओं को नग्न करके
घेर लिया गया और उन पर अत्याचार किया गया। लेकिन मोदी सरकार और मणिपुर के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने इस घटना के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा, जिस वजह से पूरे देश में विरोध हो रहा है। नेताओं ने कहा कि मणिपुर घटना के दोषियों को मौत की सजा दी जानी चाहिए ताकि ऐसे गैंगस्टर तत्व भविष्य में ऐसी किसी घटना को अंजाम देने के बारे में सोच भी न सके। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਦੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ 52 ਸਾਲ ਉਮਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਮਰਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ, क्योंकि उत्थे दे ਜਿਹੜੇ केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल होने का आमंत्रण दिया था, जिसको लेकर बिहार में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। दरअसल अठावले ने कहा था कि बिहार के सीएम जेडीयू नेता नीतीश कुमार कभी भी एनडीए में लौट सकते हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बयान दिया है। सुशील मोदी ने कहा अगर वह आना भी चाहे तो बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। रामदास अठावले ना तो बीजेपी प्रवक्ता हैं और ना ही एनडीए प्रवक्ता। वह एक पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, इसलिए ये उनकी निजी राय होगी। लेकिन बीजेपी ने अपने सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं, वह एक बोझ बन गए हैं। नहीं देखिए, वो अगर आना भी चाहे तो बीजेपी तैयार नहीं है ना, और रामदास अठावले ना तो बीजेपी के प्रवक्ता है ना एनडीए के प्रवक्ता है। वो एक पार्टी के नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं, तो ये उनका व्यक्तिगत विचार होगा, उनकी सदिच्छा होगी। लेकिन बीजेपी ने अपने सारे दरवाजे बंद कर रखे हैं और बीजेपी ने तय कर लिया कि नीतीश कुमार अगर नाक भी रगड़ ले, कुछ भी प्रयास कर ले, अगर चाहें भी तो भी बीजेपी उनको स्वीकार नहीं करेगी। अब देखिए, वो तो एक बोझ बन चुके हैं। अब तो राष्ट्रीय जनता दल भी उनको बहुत दिनों तक ढो पाएगी, ऐसा मुझे संदेह लगता है। अब वोट ट्रांसफर करने की उनकी क्षमता खत्म हो गई। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो 44 सीट वो नहीं जीत पाते। तो इसलिए राजनीति में अगर आपकी वोट की ताकत आपके पास है तब तो आपका महत्व है, नहीं तो उसका कोई महत्व नहीं है। बीते दिनों हाजीपुर सीट को लेकर पशुपतिनाथ पारस ने बयान देते हुए कहा था कि वह हाजीपुर सीट से ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर सीट को लेकर पशुपतिनाथ पारस और उनके बीच विवाद की खबरों पर लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा अगर किसी भी घटक दल को कोई चिंता है, कोई शिकायत है तो वह गठबंधन के अंदर बात करे। मीडिया थोड़ी सीट देने वाली है आपको। अगर मैं गठबंधन के भीतर हुई किसी भी बात को समय से पहले सार्वजनिक करूंगा तो ये गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा। मेरा गठबंधन भाजपा के साथ है, भाजपा का गठबंधन कई अन्य दलों के साथ है। जब सब दलों से बात हो जाएगी और सब लोग सहमति पर आ जाएंगे तब सीटों की संख्या ही नहीं, सीटों के चयन को लेकर भी जानकारी दे दी जाएगी। बचना चाहिए और अगर कोई चिंता है, कोई शिकायत है किसी भी घटक दल को, तो पहले वो गठबंधन के भीतर जाए, जो कि सही जगह है, जो कि सही फोरम है, वहां जाए, वहां बातचीत करें, वहां पे क्लैरिटी। भाई मीडिया थोड़ी सीट देने वाला है, कैमरेज से थोड़ी सीट मिलने वाली है, या माइक के आईडी थोड़ी आपको सीट देने वाले हैं। ये सीट तो गठबंधन के भीतर ही तय होगी ना, तो वहां पर जाकर बात करना ज्यादा जरूरी है। भोजपुर जिले के बिहिया रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हादसा होने से टला है। बताया जा रहा है कि डाउन लाइन पर तेज गति से आ रही एक पार्सल गाड़ी की कम्पलिंग टूटने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। पार्सल गाड़ी बिहार के फतुहा जा रही थी, जहां बिहिया रेलवे स्टेशन पर सुबह डाउन लाइन से गुजर रही थी। तभी एकाएक आगे की बोगी और इंजन के बीच का कम्पलिंग जो रेल डब्बे में होता है उससे धुआं निकलने लगा, जिसके बाद तेज आवाज होने लगी। इसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ से ये बड़ा रेल हादसा होते होते टल गया। हालांकि कम्पलिंग टूटने के बाद स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। वहीं सूचना पर रेलवे कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर कम्पलिंग को ठीक करने में जो वो लग गए। पार्सल ट्रेन के कम्पलिंग टूटने के बाद से डाउन लाइन पर ट्रेनों का आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बोकारो के हल्ला थाना क्षेत्र की एक विवाहिता के साथ शादी का झांसा धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। जहां बता दें कि शमशाद नाम के फल कारोबारी के द्वारा कई दिनों से शादी के नाम पर पिछले 4 सालों से यौन शोषण किया जा रहा था। वहीं जब महिला ने उससे शादी के लिए कहा तो उसने उस पर इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। वहीं महिला के मुताबिक आरोपी सेक्टर 9 बसंती मोड़ में फल की दुकान चलाता है। महिला का पति राज्य के बाहर रहता है। यहाँ वह अपने 4 साल के बेटे के साथ रहती है। फल सब्जी खरीदने के दौरान उसकी शमशाद से पहचान के बाद दोस्ती हुई। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। यहाँ तक कि शमशाद ने उसे शादी का भरोसा देते हुए उसके बच्चे के भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने की बात भी कही और लगातार यौन शोषण करता रहा। कहना है कि इनके साथ काफ़ी लंबी समय से एक मुस्लिम लड़का जिनका नाम है शमशाद, इसको प्रताड़ित कर रहे हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। अभी इस विषय में एफआईआर तो हो गया है, जांच चल रही है। बीजेपी ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को एक बार फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। इस पूरे मामले पर रघुवर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे फिर से जो विश्वास जताया है उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूं। वहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जो दायित्व दिया गया है उस पर मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। पार्टी की विचारधारा के अनुरूप जन कल्याण के लिए समर्पित होकर कार्य करता रहूंगा। कांग्रेस पार्टी 9 लोकसभा में लड़ी, झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 लोकसभा में लड़ी और 1 आरजेडी लड़ी थी। और जीत झारखंड की जनता ने एनडीए को 12 यानी 11 बीजेपी, 1 जदयू को दी थी, 1 कांग्रेस को 1 आसू को दी थी, 1 कांग्रेस जीता, 1 जेएमएम। लेकिन इस बार 3.5 साल के अंदर जिस तरह से ये महाठग गठबंधन माननीय हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार चल रही है, इस सरकार से लोगों का मोह भंग हो गया। तो 12 नहीं, अब 2024 में 14 का 14 सीट एनडीए के खाते में आएगी। बोकारो सिटी थाना क्षेत्र के वनभोज स्थल पर पुलिस को एक जली हुई बाइक और खून से सना हुआ सफेद कलर का शर्ट और कुछ कागजात मिलने का मामला सामने आया था, जिसको लेकर पुलिस अब कार्रवाई में जुट गई है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार के नेतृत्व में जली हुई बाइक की गुत्थी सुलझाने में पुलिस डॉग स्क्वाड टीम की मदद ले रही है, लेकिन डॉग स्क्वाड की टीम भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकामयाब नजर आ रही है। हालांकि बाइक किसकी है ये जानकारी मिल गई है। सिटी डीएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर से पता चला है कि ये बाइक सेक्टर 1 निवासी एक युवक के नाम से रजिस्टर्ड है। उनके बड़े भाई उस गाड़ी को लेकर निकले थे जो अब तक घर नहीं पहुंचे हैं। पुलिस ने इस संबंध में गुमशुदगी की जो रिपोर्ट है वो दर्ज की है। घटना को लेकर टीम गठित की गई है जो कि मामले की पड़ताल में जुटी है। 8 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि सिटी पार्क के पीछे जो वनभोज स्थल है वहाँ एक फाउंटेन के किनारे सड़क है, कच्ची सड़क है, उसमें एक जली हुई मोटरसाइकिल पड़ी हुई है और खून के धब्बे के साथ एक शर्ट पड़ा हुआ है। इसी संदर्भ में सिटी थाना से पदाधिकारी एवं पुलिस बल यहाँ पे आए और इसकी खोजबीन शुरू किए, लेकिन किसी प्रकार का कल पता नहीं चल पाया था। गाड़ी का जब रजिस्ट्रेशन नंबर और इंजन नंबर, चेचिस नंबर से हम लोग इस चीज़ का जांच किए तो ये यहीं के स्थानीय जो सेक्टर 1 के हैं दिवाकर मिश्रा, उनके नाम से ये रजिस्टर्ड है। झारखंड विधानसभा मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने आज के सत्ता और विपक्ष के प्रदर्शन पर कहा कि यदि सरकार मणिपुर जैसे मुद्दे पर अपनी बात रख रही है तो उन्हें झारखंड में आए दिन होने वाली घटनाओं पर भी अपना जवाब देना चाहिए। हालांकि उन्होंने सभी दलों को एक साथ बैठकर राज्य की विधि व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए इस पर विचार करने का अपना सुझाव भी दिया। उन्होंने कहा कि
चाईबासा, रांची आदि जगहों पर जो घटनाएं हो रही हैं वह सरकार के लिए और विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है। पहले भी कहा था कि इस तरह के मुद्दों को पॉलिटिकल मुद्दा बनाने से पहले एक जवाबदेह राजनीतिक दल, राजनेता के रूप में अपने आप को सामने लाना चाहिए। मणिपुर की घटना किसी के लिए अच्छी नहीं है। इस घटना के लिए सरकार अपने प्रयास कर रहे हैं, जो जिस पद और जिस दायित्व में प्रयास करे, लेकिन इससे ऐसे घटनाओं पर दलीय मंच न बनाकर सार्वजनिक पहल होनी चाहिए। सभी दल संयुक्त रूप से पहल करें और ताकि मणिपुर को इससे उभारा जा सके, ये प्रयास होना चाहिए। पलामू में मुहर्रम जुलूस के दौरान राष्ट्रध्वज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस सिलसिले में शुक्रवार को एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हुई है। मामला पुलिस के संज्ञान में भी चल गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मामला जिला मुख्यालय मोदी नगर से सटे चैनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर कंकारी से जुड़ा है। बताया जाता है कि शुक्रवार पूर्वाह्न में कल्याणपुर कंकारी में मुहर्रम पर 9वीं का जुलूस निकाला गया था। जुलूस में कई प्रोसेशन शामिल थे। डीजे बजाए जा रहे थे। जुलूस के दौरान राष्ट्रध्वज भी लहराया जा रहा था, लेकिन उसके साथ छेड़छाड़ कर दी गई। राष्ट्रध्वज के रंग तो संबंधित थे, लेकिन उजले रंग की पट्टी के बीच होने वाले अशोक चक्र को हटा दिया गया था। उसकी जगह उर्दू के कुछ शब्द लिखे गए थे और नीचे में तलवार का निशान बना दिया गया था। आसपास के लोगों ने जब तिरंगे में बदलाव देखा तो उसकी तस्वीरें ले ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। उस मामले का संज्ञान लिए हुए हैं और हम लोग उसमें FIR किया है। और उसमें एक ये बात भी है कि वो ध्वज जो फोटो जिसका वायरल हुआ है उसमें ये हम लोग को दिखा जाएगा कि उसमें 3 कलर से 3 रंग है, सैफरन, वाइट और ग्रीन, और बीच में अशोक चक्र के जगह पे उसमें उर्दू में कुछ लिखा हुआ है तलवार के साथ। तो जैसे हम लोगों के नॉलेज में आया, हम लोग वो थाना प्रभारी खुद वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स पे गए थे और वहाँ पे हम लोग गए और वहाँ से जब पता चला ऐसे घटना हुआ है तो हम लोग उसमें FIR किया है। अभी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है और बाद में वहाँ से मुहर्रम कमेटी लोगों से बात करके और ग्रामीण लोगों से बात करके हम लोग उस झंडा को चेंज भी करवाते। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के दूसरे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 11,988 करोड़ का प्रथम बजट पेश किया। वहीं अनुपूरक बजट पेश होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। जहां अनुपूरक बजट को लेकर विपक्ष ने कई सवाल खड़े करते हुए कहा कि अनुपूरक बजट लाने की अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि सरकार को मूल बजट की ही राशि खर्च का विवरण और सरकार द्वारा मूल बजट में की गई उपलब्धियों की जानकारी देनी चाहिए थी। लेकिन मूल बजट का क्या हुआ? इसे छोड़कर सरकार ने अनुपूरक बजट के जरिए जनता को ठगने का काम किया है। वहीं विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष ने कहा कि विपक्ष राज्य का विकास नहीं चाहता है। यही वजह है कि सरकार के हर फैसले और कदम पर बेतुका सवाल खड़े करता है। जहां पर हम लोगों ने चर्चा की, मांग की थी कार्य मंत्रणा में, उस दिन कार्य मंत्रणा में यह तय था कि आज 31 तारीख जब हम लोग हाउस में आएंगे तो अभी वन रोपण से पहले कार्य मंत्रणा होगा। हमारे अध्यक्ष साहब इसको भूल गए कि कार्य मंत्रणा करना चाहिए और कोई जिस सब्जेक्ट लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो या कोई भी राज्य में बेरोजगारी का विषय हो, ये सारे विषयों पर कोई ना कोई विषय लाकर हमें बहस करना चाहिए, पक्ष विपक्ष को बातें करनी चाहिए। मूल विषय राज्य की आवश्यकता, राज्य के जो मूल वर्तमान समय के हालात हैं उस पर सरकार चर्चा करने से हमेशा भागती रही है और केवल सत्र को एक परंपरा के रूप में मानकर आगे काम कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।